रात के ठीक 12 बजे थे। 5 साल का सोनू अपने कमरे में नहीं था। माँ घबरा गई, पूरा घर खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आखिर में वो उसी पीछे वाले कमरे में मिला। सोनू खेल रहा था जैसे किसी के साथ, लेकिन कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। अगली सुबह वो अकेला घर के गार्डन में बैठा खेल रहा था, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, वे बस चुपचाप बताती हैं कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनटोल्ड कहानियां में। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, ताकि हमें भी एहसास हो कि सफर में आप हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश के सागर शहर से थोड़ा बाहर एक मोहल्ला था, न बहुत पुराना न बहुत नया। ऐसे घर वहां आम थे जिनके आगे एक छोटा सा आंगन, पीछे सीमित सी जगह और दीवारों पर समय के हल्के निशान। मनीष और ममता को वही घर पसंद आया। घर बिकाऊ था, दाम ठीक था, कागज पूरे थे। पड़ोसियों ने भी बस इतना कहा, पहले भी लोग रहे हैं, अब खाली है। इतनी सी बात पर कोई सवाल नहीं करता। मनीष सरकारी ठेके से जुड़ा काम करता था, ममता घर संभालती थी। बेटा सोनू 5 साल का, बेटी प्रिया 8 साल की। ब्राह्मण परिवार था, सादा जीवन। घर में मांसाहार का सवाल ही नहीं उठता था। जब वे लोग घर में शिफ्ट हुए तो पहले 2-3 हफ्ते बिल्कुल सामान्य रहे। सुबह मनीष काम पर जाता, ममता घर समेटती, प्रिया स्कूल के बाद होमवर्क करती और सोनू पूरे घर में घूमता रहता। उसकी आदत थी हर चीज को छू कर देखना, दरवाजों के हैंडल, खिड़कियों की जाली, आंगन में पड़े पत्थर। ममता को यह सब सामान्य लगता था, 5 साल का बच्चा ही तो था। लेकिन घर में एक कमरा ऐसा था जिसे वे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। वो कमरा पीछे की तरफ था। न वहां कोई फर्नीचर रखा था, न कोई पूजा का सामान, बस एक पुरानी अलमारी और एक बंद सी खिड़की। शुरुआत में सोनू वहां नहीं जाता था। फिर एक दिन ममता ने देखा कि सोनू उस कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है। वो अंदर झांक रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। सोनू, उधर मत जाओ, ममता ने हल्की आवाज में कहा। सोनू पलटा, कुछ बोला नहीं, धीरे से बाहर आ गया। उस दिन बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अगले दिनों में ममता ने नोटिस किया, सोनू अक्सर उस कमरे के अंदर चला जाता था। वो दरवाजा बंद नहीं करता था, बस अंदर जाकर बैठ जाता। कभी फर्श पर, कभी अलमारी के पास। कभी कभी वो होंठ हिलाता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। ममता ने 1-2 बार पूछा, किससे बातें कर रहा है? सोनू ने बिना देखे कहा, बस ऐसे ही। उसके स्वर में डर नहीं था, ना ही कोई उत्साह, सिर्फ एक साधारण सी बात, जैसे वो कुछ बहुत सामान्य कर रहा हो। ममता ने इसे नजरअंदाज कर दिया। गांव कस्बों में ऐसी बातें अक्सर बच्चों के साथ होती हैं। अकेले खेलना, खुद से बात करना किसी को अजीब नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे सोनू की आदतें बदलने लगी। वो ज्यादा चुप रहने लगा। पहले जहां वो प्रिया के पीछे पीछे भागता था, अब अकेला बैठा रहता, कभी आंगन में, कभी उसी कमरे के पास। मनीष ने भी देखा, पर उसने बस इतना कहा, बच्चा बड़ा हो रहा है, बदलता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि बदलाव कब शुरू हुआ और क्यों। उस घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, बस एक बच्चा था जो अब पहले जैसा नहीं रहा। समय के साथ सोनू की दिनचर्या बदलने लगी। पहले वो सुबह उठते ही आंगन में निकल जाता था, अब वो अक्सर घर के अंदर ही रहता, खासकर वही पिछला कमरा। ममता ने ध्यान दिया कि सोनू अब खाने में भी पहले जैसा नहीं रहा। दूध पीने में आनाकानी, सब्जी देखकर मुंह बनाना, ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ। एक दिन दोपहर को जब मनीष घर पर था, सोनू ने अचानक कहा, मुझे चिकन खाना है। कमरे में एक पल के लिए चुप्पी छा गई। ममता ने सोचा शायद उसने कहीं सुना होगा, बच्चे बातें दोहराते हैं। हमारे घर में ये नहीं बनता, उसने सामान्य लहजे में कहा। सोनू ने जिद नहीं की, बस सिर झुका लिया। अगले कुछ दिनों में वो बात फिर उठी, कभी हल्के से, कभी अचानक। ममता को अजीब लगा। सोनू ने कभी बाहर भी मांस नहीं खाया था, न किसी शादी में, न किसी रिश्तेदार के यहां। मनीष ने इसे भी टाल दिया। बच्चे नई बातें सीखते रहते हैं, उसका कहना था। लेकिन बदलाव सिर्फ खाने तक सीमित नहीं था। एक शाम ममता ने देखा सोनू बगीचे में अकेला बैठा है। उसके आसपास कोई खिलौना नहीं था, न वो दौड़ रहा था, न मिट्टी से खेल रहा था। वो बस बैठा था, घुटनों पर हाथ रखे, आंखें सामने टिकाए।
क्या कर रहा है? ममता ने पूछा। देख रहा हूं, सोनू ने कहा। क्या? उसने जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, पर कोई भावना भी नहीं थी, जैसे वो किसी ऐसे काम में व्यस्त हो जिसे समझाने की जरूरत ना हो। उसी रात मनीष काम से बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ ममता, प्रिया और सोनू थे। रात करीब 12 बजे ममता की नींद खुली। घर में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो नींद के बाद अचानक महसूस होती है। उसने सोनू के कमरे की तरफ देखा, बिस्तर खाली था। पहले तो उसे लगा शायद बाथरूम गया होगा। उसने आवाज दी, सोनू। कोई जवाब नहीं आया। ममता का दिल तेज धड़कने लगा। वो उठी, घर के हर कमरे में देखा, आंगन, रसोई, बाथरूम, कहीं नहीं। प्रिया की नींद नहीं खुली थी। आखिर में ममता उसी पिछली तरफ वाले कमरे के पास पहुंची। दरवाजा खुला था। अंदर फर्श पर सोनू बैठा था। वो कुछ कर रहा था, जैसे खेल रहा हो। उसके हाथ में एक गुड़िया थी, पुरानी सी, मैली और वैसी नहीं जो ममता ने कभी खरीदी हो। सोनू गुड़िया को आगे पीछे कर रहा था, बीच बीच में रुकता, फिर मुस्कुराता। यहां क्या कर रहा है? ममता ने कांपती आवाज में पूछा। सोनू ने बिना देखे कहा, आज भी खेल रहे हैं। कौन? ममता ने पूछा। सोनू ने गुड़िया नीचे रख दी, धीरे से उठा और बाहर आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ममता ने उस गुड़िया को उठाया। उस पर धूल जमी थी। ऐसा लगा जैसे वो बरसों से वहीं पड़ी हो। उसने गुड़िया अलमारी में रख दी। सुबह ममता ने सोनू से पूछा, रात को तुम कहाँ थे? सोनू ने हैरानी से देखा। मुझे याद नहीं, उसने कहा। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, जैसे रात कभी हुई ही ना हो। ममता ने पहली बार महसूस किया कि कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रही। उस रात के बाद ममता ने सोनू पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो ज्यादा कुछ कहती नहीं थी, बस देखती थी। सोनू अब भी उसी तरह रहता, कभी आंगन में, कभी बगीचे में, अकेला। कई बार ऐसा लगता जैसे वो किसी की मौजूदगी में बैठा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। प्रिया ने भी एक दिन कहा, माँ, सोनू मुझसे बात नहीं करता अब। ये सुनकर ममता को बुरा लगा। दोनों भाई बहन पहले साथ खेलते थे, अब सोनू जैसे अपनी ही दुनिया में था। मनीष को जब ये सब बताया गया तो उसने डॉक्टर को दिखाने की बात कही। सरकारी अस्पताल में जांच हुई। वजन कम था, पर रिपोर्ट सामान्य थी। डॉक्टर ने कहा, बच्चा कमजोर है, विटामिन दीजिए, ज्यादा सोचिए मत। दवा शुरू हुई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सोनू का शरीर धीरे धीरे और ढीला पड़ने लगा। चलते समय थक जाता, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल जाती, लेकिन उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं दिखता था। रात में वो अक्सर उठकर घर में चलने लगता। ममता कई बार जागकर देखती, वो चुपचाप उसी पीछे वाले कमरे की तरफ जा रहा है। वो उसे वापस लाती। सोनू कुछ नहीं कहता, न रोता न डरता, बस अगली सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता। पड़ोसियों से बात की गई, किसी ने कहा नजर लग गई होगी, किसी ने सलाह दी किसी ओझा को दिखाओ। आखिरकार मनीष एक तांत्रिक के पास गया। उस आदमी ने घर देखा, सोनू को देखा और कहा, बुरा साया है, लेकिन ज्यादा ताकतवर नहीं। उसने एक ताबीज दिया, हाथ में बांधने को कहा। 2 दिन तक सब शांत रहा। तीसरे दिन सोनू ने ताबीज उतारकर आंगन में फेंक दिया। ममता ने पूछा, क्यों उतारा? सोनू ने बिना देखे कहा, उसे अच्छा नहीं लगा। किसे? ममता ने पूछा। सोनू ने जवाब नहीं दिया। मनीष का सब्र टूटने लगा। घर बेचने की बात चलने लगी। तभी एक बुजुर्ग पड़ोसी ने धीरे से कहा, आपको पता है इस घर का पुराना किस्सा? मनीष ने पहली बार पूरी बात सुनी। कई साल पहले इसी घर में एक और परिवार रहता था, माँ और उसका छोटा बेटा। किसी वजह से दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। बेटा करीब 6 साल का था। उसके बाद जो भी लोग आए, ज्यादा दिन नहीं टिके। मनीष और ममता चुपचाप सुनते रहे। उस रात ममता देर तक सो नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डर किस बात का ज्यादा है, बच्चे की हालत का या उस घर के इतिहास का। पड़ोसी की बात सुनने के बाद घर में बातचीत कम हो गई। मनीष और ममता अब हर बात पर एक दूसरे को देखते, जैसे कोई फैसला लेने से डर रहे हों। उन्होंने एक पंडित से संपर्क किया। कोई बड़े नाम वाला नहीं, बस मोहल्ले के पास रहने वाला एक साधारण आदमी। पंडित ने घर देखा, पूजा पाठ किया, मंत्र बोले। उस दिन के बाद सोनू की तबीयत में थोड़ा सुधार दिखा। वो पहले से कम थकता, खाना थोड़ा ज्यादा खाने लगा। ममता को राहत मिली, लेकिन एक बात नहीं बदली। सोनू अब भी अकेले खेलता था। रात में वो कई बार नींद में उठकर चलने लगता।
ममता उसके पीछे पीछे जाती। वो फिर उसी कमरे तक पहुंचता, वहां खड़ा रहता, कभी फर्श पर बैठ जाता। सुबह उससे पूछने पर उसे कुछ याद नहीं रहता। समय ऐसे ही निकलता रहा, साल बीतते गए। सोनू 5 से 10 साल का हो गया। वो स्कूल जाने लगा। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता। एक दिन वो स्कूल से वापस नहीं आया। शाम हो गई, बसें निकल गईं, साइकिल नहीं दिखी। मनीष और ममता घबरा गए। पड़ोसियों के साथ उसे ढूंढना शुरू किया गया। कई घंटे बाद एक आदमी ने बताया, एक बच्चा कब्रिस्तान की तरफ जाता दिखा था। ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे लोग वहां पहुंचे। कब्रिस्तान के एक कोने में सोनू खड़ा था, चुप, शांत। उसके सामने 2 कब्रें थीं। मनीष ने उसे पकड़ा। यहां क्यों आया? सोनू ने धीरे से कहा, वो यहीं रहते हैं। कौन? ममता ने पूछा। सोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। घर लौटने के बाद वे फिर पंडित के पास गए। इस बार पंडित देर तक चुप रहा, फिर बोला, जिस बच्चे की मौत हुई थी उसे मुक्ति नहीं मिली। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पंडित ने कहा, बस अकेला है, इसीलिए आपके बेटे के साथ रहता है। वो बच्चे जैसा ही है। ममता रोई नहीं, बस थककर बैठ गई। उसे समझ आ गया था कि डरने से ज्यादा ये एक ऐसी समस्या है जिसका हल आसान नहीं है। पंडित की बात सुनने के बाद मनीष और ममता ने कोई तुरंत फैसला नहीं लिया। वे दोनों थक चुके थे, डर से नहीं, लगातार चल रही अनिश्चितता से। सोनू अब बड़ा हो चुका था, 10 साल का। वो स्कूल जाता, पढ़ाई करता, बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन रातें अब भी वैसी ही थीं। कभी वो नींद में उठता, कभी बिस्तर पर बैठे बैठे हवा में हाथ हिलाने लगता, जैसे किसी के साथ खेल रहा हो। सुबह पूछने पर वो कुछ नहीं बता पाता। याद नहीं, वो हर बार यही कहता। ममता को अभी आदत सी लगने लगी थी। डर कम हो गया था, पर बेचैनी बनी रहती थी। पंडित ने सलाह दी, अगर सच में शांति चाहते हो तो उस आत्मा के लिए मुक्ति का रास्ता ढूंढना होगा। किसी ने उसका नाम लिया। मनीष पहले हिचकिचाया, वो बहुत आस्थावान नहीं था, लेकिन अब सवाल विश्वास का नहीं, थकान का था। वे लोग वहां गए। कोई दिखावा नहीं किया, कोई चढ़ावा नहीं, कोई लंबी फरमाइश नहीं। बस बताया, हमारे बच्चे के साथ कोई जुड़ा हुआ है जो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, पर चला भी नहीं जा रहा। वहां उन्हें एक साधारण सा उपाय बताया गया। एक कपड़ा चढ़ाने को कहा गया, नाम लेकर, बिना शोर, बिना भीड़। ममता ने कपड़ा पकड़ा। उसने पहली बार उस अनजान बच्चे के बारे में सोचा जिसे कभी मां के साथ ये दुनिया छोड़नी पड़ी थी। किसी ने उसे बताया नहीं था कि जाना कैसे होता है। उसी रात घर लौटने के बाद सोनू जल्दी सो गया। वो नहीं उठा, न चला, न बुदबुदाया। ममता पूरी रात जागती रही। सुबह सोनू सामान्य था, जैसा हर दिन होता था, लेकिन फर्क ये था, उसके बाद वो फिर कभी रात में नहीं उठा। दिन बीते, हफ्ते, महीने। सोनू ने उस कमरे में जाना बंद कर दिया। गुड़िया अलमारी में ही पड़ी रही। फिर कब खो गई किसी को याद नहीं। एक दिन ममता ने यूं ही पूछा, अब कोई खेलता है तुम्हारे साथ? सोनू ने सोचा, फिर बोला, नहीं, अब नहीं। उसने कोई वजह नहीं बताई, न कोई कहानी जोड़ी, बस इतना कहा। घर अब भी वही था, दीवारें वहीं, कमरे वहीं। लेकिन ममता जानती थी कि कुछ चला गया है। कोई डर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक खालीपन जो अब भारी नहीं लगता था। सोनू बड़ा हुआ। उसने कभी उस समय के बारे में खुद से कुछ नहीं कहा, और मनीष और ममता ने भी कभी उससे जोर देकर पूछा नहीं। कुछ बातें जवाब के बिना ही ठीक रहती हैं। वो जगह जहां उन्हें मुक्ति मिली, वो था बागेश्वर धाम, छतरपुर का एक सिद्ध स्थान, भगवान बालाजी की कृपा से। ये कहानी यहां खत्म होती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी डरावने मोड़ के। क्योंकि हर डर हमेशा चीखता नहीं है। कुछ डर बस चुपचाप जिंदगी के साथ चलने लगते हैं। सोनू बड़ा हो गया। घर वही रहा, दीवारें वहीं, बस कुछ चला गया जिसका नाम कोई नहीं लेता। अगर ये कहानी आपको डराने के बजाय सोचने पर मजबूर कर गई, तो शायद यही इसका मकसद था। ऐसी ही सच्ची और शांत कहानियों के लिए जुड़े रहिए अनटोल्ड कहानियां के साथ। और हां, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि कुछ साए बुरे नहीं होते, बस अकेले होते हैं? फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।